हेलो दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए जीएस का एक पार्ट है पॉलिटी विषय के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और हम आपको कॉन्सेप्ट और स्टैटिक दोनों तरीके का डेटा उपलब्ध कराएंगे और उसको बताएंगे आपको, जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में और स्टेट के जो भी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। वहां से क्वेश्चन सारे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम आएंगे पॉलिटी की एकदम बेसिक से कि पॉलिटी जो है वो कहां से आई, कैसे आई, आज जो स्वरूप है हमारा वर्तमान स्वरूप वह कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में आया। तो हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, राजव्यवस्था का उद्भव कहां से और कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम राजव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे कि ये कहां से आया। तो ये आया राजनैतिक दर्शन से। इसके बाद राजनैतिक दर्शन से ही उत्पन्न हुआ राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान से आया है राजव्यवस्था। अब आपको कंफ्यूजन हो तो हम क्लियर किए देते हैं कि राजनीतिक दर्शन से क्या अभिप्राय है। कि अगर कोई भी बात हो, वह बात को कही गई हो और उस कही गई बातों को कुछ लोगों तक पहुंचा दी गई हो तो वह दर्शन कहलाता है। और उसी दर्शन में, उसी कही हुई बात में अगर कोई प्रूफ मिल जाता है, उस बात को प्रूफ कर दिया जाता है तो वह हो जाता है राजनीति विज्ञान। और उसी राजनीति विज्ञान की एक छोटी शाखा है राजव्यवस्था। अब कैसे हम इसको बताएंगे कि राजनीति विज्ञान और राजव्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है, तो जैसे राजनीतिक दर्शन के बारे में आते हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि जो दर्शन में आते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा सुकरात का। सुकरात महान दार्शनिक थे, सुकरात बड़े दार्शनिक थे और सुकरात ने सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के बारे में बात की, इसलिए हम यह सुकरात नाम आपको बता रहे हैं। और एक चीज आपको इनके बारे में याद रखनी है कि इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। तो आपसे अगर कोई बुक का नाम देता है, ऑथर में सुकरात रहते हैं, तो आप कभी भी किसी भी बुक के लिए आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए हम यहां किताब का भी जिक्र उनके कर रहे हैं। फिर इनके एक शिष्य हुए प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक। इसी में इन्होंने राजनीतिक दर्शन को किताब में लिखा और उसके बारे में लिखा। तो ये सुकरात की कही हुई बातों को और अपनी बातों को जोड़कर उन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक। ठीक है, और इन्होंने द एकेडमी नाम से एक संस्था चलाई, एक शैक्षणिक संस्था चलाई। उसी में इनके एक शिष्य हैं, अच्छे से आप जानते होंगे, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। अरस्तु बहुत सारे विषय के जनक हैं, ढेर सारे विषयों के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। और अरस्तु भी पॉलिटिकल साइंस के पितामह कहे जाते हैं। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पितामह भी कहा जाता है। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर महान।
अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन तीनों का तो योगदान था इस राजनैतिक दर्शन में, और इस राजनैतिक दर्शन के बाद राजनीतिक विज्ञान में। ये चारों कहां से आते हैं? ये चारों आते हैं यूनान से। यूनान का क्या नया नाम है? ग्रीस। आप जब ओलंपिक गेम्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो भी यूनान का नाम आपको आएगा, और ग्रीस माने उसके नए नाम ग्रीस का, और वहीं उनकी कैपिटल है एथेंस। एथेंस का भी नाम आएगा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये सब यूनान से आते हैं। अब अरस्तु ने 150 बुक्स लिखी हैं, 150 किताबों उन्होंने लिखी हुई हैं, पर उनकी एक स्पेशल बुक है जो पॉलिटी से रिलेटेड है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। ये नोट कर लीजिए आप, पॉलिटिक्स। इसी किताब में उन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में सारी चीजें लिखी हैं, और यहीं से इसीलिए इसी बुक के कारण उनको पॉलिटिकल साइंस का माने राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि सन 1933 तक कोई विशेष राज्य व्यवस्था की कोई विशेष परिभाषा नहीं थी, ऑफिशियल परिभाषा नहीं थी। तो कुछ अमेरिकी देशों ने मिलकर इसको, एक उरुग्वे देश है, लैटिन अमेरिका देश है उरुग्वे, उरुग्वे की जो कैपिटल है मोंटेवीडियो, वहां एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है, और उसी कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड होता है कि किसी भी देश या राज्य के लिए कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, या कौन कौन से अंग होने के बाद उसको स्टेट या देश का दर्जा दिया जाएगा। तो जो पॉलिटी शब्द है, वो पॉलिटी शब्द इसी के बाद से, इसी कॉन्फ्रेंस, उरुग्वे के इसी कॉन्फ्रेंस के बाद से ही 1933 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाहे तो आप नोट कर लें, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कभी, तो आप नोट कर लें इसको। इसी कॉन्फ्रेंस में जो आया, तो लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा में पॉलिटी का अर्थ होता है राज्य, स्टेट, या मैं संग इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे और हम बताएंगे। तो इसके जो चार प्रमुख, जो चार जरूरी अंग हैं, वो पहला अंग है कि भूमि होनी चाहिए किसी भी राज्य के लिए। राज्य का आशय देश से है। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स वाली बुक में भी राज्य ही लिखा है, न कि देश लिखा है। तो पहली तो कि किसी भी राज्य के लिए एक एरिया होनी चाहिए, फिर दूसरा है कि उस राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा है सरकार होनी चाहिए, और चौथा है संप्रभुता। सोवेरेनिटी, संप्रभुता माने सोवेरेनिटी, ठीक है। एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे हमारे देश का, आप भारत, हम भारत देश, अपने महान देश भारत के बारे में बताएंगे कि 32,67,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा एरिया, क्षेत्रफल, माने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक, ठीक। तो एक फिक्स है हमारी। फिर हमारी जनसंख्या लगभग आज के समय में, वर्तमान समय में 135 करोड़ जनसंख्या होगी लमसम हमारे देश की। तो जनसंख्या भी है, सरकार भी है, एनडीए की सरकार चल रही है हमारे देश में। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म है। तो एनडीए की सरकार चल रही है, या यूं आप इसको नरेंद्र मोदी की सरकार भी कहते हैं, या आप इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। अब चौथी संप्रभुता।
तो हमारे देश में संप्रभुता भी उपलब्ध है। अब संप्रभुता, सोवेरेनिटी, संप्रभुता का मतलब है कि किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, न कि किसी बाहरी देश के या किसी दूसरे के हस्तक्षेप से हम उस पर निर्णय लें। अगर जो देश संप्रभु है, संप्रभुता जिस देश में है, वह स्वयं निर्णय लेता है, चाहे वो अपने देश का आंतरिक फैसला लेना हो और चाहे देश के लिए कोई बाहर फैसला लेना हो, तो वह जो संप्रभुता के कारण ही वह स्वयं फैसले लेता है। जैसे हम कुछ उदाहरण के स्वरूप बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे देश में जीएसटी आया या एफडीआई कानून बना, तो हमको कहीं पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी संसद, सरकार का मतलब संसद से ही होता है, तो हमारे संसद को लगा कि यह कानून पारित करना चाहिए और यह कानून बनाकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने किया और किसी से पूछा नहीं। जैसे अभी अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया, हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो सही फैसला था, गलत फैसला था, हिंदुओं के हिसाब से सही था, मुसलमानों के हिसाब से गड़बड़ था, पर जो भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया वो सही लिया होगा। तो देखिए, हमारे माननीय उच्च न्यायालय को कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो नहीं गए कि हम चाइना से पूछ ले कि इस पर निर्णय हम क्या दें, अमेरिका से पूछ ले कि इस पे हम निर्णय क्या दें। वो स्वायत्त थे, वो स्वयं ही इस निर्णय को दे सकते थे और उन्होंने दिया। तो ये हो गया हमारे आंतरिक मामले। अगर हम यही बाह्य मामलों की अगर हम बात करें, तो बाह्य मामले में जैसे भारत में अभी राफेल, हाल ही में राफेल डील हुई, राफेल 5 राफेल भारत आए, तो हमारे देश और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत आए, न कि तीसरे के दबाव में हमने राफेल खरीदा फ्रांस से। जैसे अभी हाल ही में हमारा फिर से अमेरिका के साथ समझौता हुआ, तो हमारे अमेरिका के बीच का जो संबंध है उसके तहत हमने वो समझौता किया, न कि किसी तीसरे देश के दबाव में। जैसे आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान करता है हमारे देश में, टुच्चाई करता है, तो उस टुच्चाई के कारण हमने ट्रेड बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो हमको वो ट्रेड बंद करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी देश से सलाह लेने की जरूरत पड़ी, वो हमारा स्वयं का मसला था। इसलिए हमने उस पर अपना निर्णय ले लिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में संप्रभुता है। इसी वजह से हमने पाकिस्तान से ट्रेड करना बंद कर दिया। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि राज्य तो मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, तो कैसे अलग है। तो जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के तारतम्य में अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में तो भूमि है, हाँ भूमि है, सही बात है, भूमि है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या भी है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में सरकार भी है, वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान जी की वर्तमान समय में सरकार चल रही है, पर मध्य प्रदेश में संप्रभुता नहीं है। अगर मध्य प्रदेश स्वायत्त नहीं है कि कोई निर्णय ले सके, अगर उसमें केंद्र रोक लगा देता है, तो वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। इस वजह से उसे राज्य का दर्जा दिया गया है, न कि संघ की। तो यहां तक आप लोगों को तो बातें समझ में आ गई होंगी शायद। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहले हम राज्य व्यवस्था की कर लेते हैं। तो राज्य व्यवस्था 2 शब्दों से बना है, राज्य और व्यवस्था। राज्य का मतलब होता है संघ, स्टेट, और व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम, माने नियम कानून। ठीक है, अब किसी भी राज्य के लिए वो जो हमने आपको 1933 वाला बताया, उसी के तहत
किसी भी राज्य को मान्यता मिलती है अगर वो 4 चीजें हैं, भूमि है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, सरकार है, तो वह राज्य है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम का काम क्या है कि नियम कानूनों को बनाना सिस्टम का काम है। ठीक है, तो सिस्टम के लिए क्या जरूरी है, तो सरकार द्वारा कोई रूल बनता है और उसी से फॉलो होता है। तो सरकार के लिए 3 बहुत जरूरी अंग हैं। पहला कौन है, विधायिका। दूसरा जरूरी अंग क्या है, कार्यपालिका। और तीसरा सबसे जरूरी है न्यायपालिका। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत जरूरी अंग है। ठीक है, तो विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना, विधि या कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का है। एमपी एमएलए इसी में आते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका, इसमें मंत्री वगैरह आते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है कि इस बनाए गए नियम का पालन करवाना कार्यपालिका का काम है। कार्य माने नियम का पालन करवाना कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम क्या है, समान रूप से न्याय की व्यवस्था करना। समान न्याय, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो, उन सबको समान न्याय मिले, इसका काम कौन करता है, न्यायपालिका। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, हम बताएंगे कि व्यवस्था है क्या, कि मौलिक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। जो हमारा नियम है वो संविधान में वर्णित है और हमारा जो देश है वो संविधान के हिसाब से ही चलता है। जो चीजें संविधान में लिखी है उसी के हिसाब से संविधान के दायरे में रह के कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र। अब थोड़ा लोकतंत्र के बारे में बता दें कि हमारे देश में लोकतंत्र है। आप खूब सुनते होंगे, अगर कुछ गड़बड़ होता है, किसी को विरोध करना होता है तो वह कह भी देता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी फला कानून द्वारा। तो लोकतंत्र शब्द खूब सुनते होंगे। लोकतंत्र के लिए कौन से आवश्यक अंग हैं? लोकतंत्र के लिए आवश्यक अंग जो हैं वो है सरकार वाला ही पूरा, सिर्फ थोड़ा अंतर होगा कि विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा है पत्रकारिता। विधायिका का काम है कानून बनाना, उसको ये लागू करवाना। कार्यपालिका का काम है न्यायपालिका को समान न्याय की व्यवस्था करना काम है। पत्रकारों का क्या काम है? चौथा स्तंभ इनको कहा जाता है लोकतंत्र का। अगर इनमें से कोई गड़बड़ करता है तो वह पब्लिक तक इन बातों को पहुंचाते हैं। तो ये प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संविधान के प्रकार। संविधान 2 प्रकार के होते हैं। संविधान के प्रकार, क्योंकि कोई भी देश हो संविधान से ही चलता है। तो संविधान के प्रकार, संविधान के दो प्रकार हैं संविधान के। ठीक है,
दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और जो दूसरा है राजनीति की प्रकृति के आधार पर। तो पहले की बात कर लेते हैं। तो इस दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर दो हैं, एक है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित। संविधान। अब लिखित संविधान की अगर हम बात करें कि आप जानते होंगे कि भारत का जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है, अमेरिका का जो है वो लिखित संविधान है, ठीक है। और वही अलिखित संविधान है। अगर कोई रूल रेगुलेशन को, लिखित संविधान से आशय है कि किसी भी रूल रेगुलेशन को कि किस तरीके से देश चलेगा, कौन से अधिकार किसको दिए हैं, सरकारों के अधिकार, सामान्य नागरिकों के अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो एक ही जगह पर लिखित रूप से मिलते हैं उनको लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान है कि अलग अलग, जैसे आप ब्रिटेन की बात करें वहां अलिखित संविधान है, तो जुडिशरी के लिए अलग कुछ उनका रूल बना हुआ है। कोई ऐसा रट्टा वाला काम नहीं है कि रट लिए हैं और लिए ऐसे पड़ा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लिखा हुआ है। जुडिशरी के लिए अलग है, उनकी सरकारों के लिए अलग है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो 1789 में अमेरिका का, यूएसए का संविधान लिखित संविधान था, जिसमें 7 आर्टिकल थे केवल, ठीक है। और अगर हम वही बात की जाए तो हमारे भारत देश का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है तो आपका आंसर होगा इंडिया का। अगर सबसे पहला लिखित संविधान अगर पूछता है आपसे तो आपका जवाब होगा अमेरिका में। अब हम दूसरे संविधान के प्रकार की बात करें तो ये पहला प्रकार था, ठीक। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो राजनीति के प्रकृति के आधार पर तो जो राजनीति के प्रकृति के आधार पर जो शासन है संविधान का, तो वह दो तरीके से है। पहला है, सॉरी यहां लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं तो थोड़ा दिखेगा आप लोग। पहला है एकात्मक शासन और इसी का दूसरा है संघीय शासन। अब एकात्मक शासन से क्या मतलब है? एकात्मक शासन से मतलब है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब है कि जैसे हमारे देश में दो सरकारें चलती हैं, एक स्टेट की अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग। पर एकात्मक शासन में होता है कि एक ही सरकार स्टेट को भी डील करती है, स्टेट को भी चलाती है और केंद्र को भी चलाती है। उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था क्या है कि स्टेट के लिए अलग व्यवस्था सरकार की और सेंट्रल के लिए अलग व्यवस्था रहती है, उसको हम संघीय शासन कहते हैं। लेकिन अगर हम भारत देश के बारे में बात करें तो हमारा ये दोनों नहीं है, सही रूप से अर्ध संघीय शासन है। अब इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एकात्मक शासन का भी 20% हम लिए हुए हैं और संघीय शासन का 80% लिए हुए हैं। देखिए, जब
किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है कि नहीं हो जाती है, क्योंकि वहां की विधानसभा भंग हो जाती है, वहां कोई सरकार रहती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहां एकात्मक शासन व्यवस्था भी इंडिया अडॉप्ट करता है और संघीय शासन व्यवस्था भी अडॉप्ट करता है। ठीक है, यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से, तो इसीलिए हमारे जो देश का शासन है अर्ध संघीय शासन है, न वो पूरा एकात्मक है न पूरा वो संघीय शासन है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से आया हुआ है। अब इनकी जरूरत क्या पड़ी? तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर संविधान बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवानी में संविधान बना। तो उन्होंने एक व्यवस्था की कि देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोनों चीजों को रखा कि जब जरूरत पड़े तो एकात्मक शासन भी हो जाए और जब जरूरत पड़े तो संघीय शासन भी हो जाए। कब? देश के हित में, सरकारों के हित में नहीं, देश हित में ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अब हल्का सा बता दें कि शासन, सरकार क्या है। सरकार भी दो तरीके से चलती है, केंद्रीय सरकार होती है और राज्य सरकार। ठीक है, अब तो कोई शायद कंफ्यूजन नहीं होगा एकात्मक और संघीय समझने में। ठीक है, तो यहां तक आज हम बात करेंगे। शायद आपको यह क्लास कैसी लगी, आप हमें अपना फीडबैक दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।